Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 1000 क्वेश्चन सीरीज जो कि हमने स्टार्ट की है फूड सेफ्टी ऑफिसर MPPSC 2025 फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में बात करें तो इस सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस के पार्ट बी यानी जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उससे लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जल्दी ही हम आप जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल 150 क्वेश्चंस में से जो 100 क्वेश्चंस है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे और जो बाकी 50 क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के जो सेक्शन ए में रहेंगे वो आपके जनरल स्टडीज बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके लिए भी एक इसी प्रकार की सीरीज हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आपके जो भी सजेशंस हैं, आपके जो भी फीडबैक्स हैं, प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको कोई भी क्वेरी इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इससे एसोसिएटेड जो इस एग्जाम से एसोसिएटेड बुक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो आए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एक और डिस्क्लेमर, जो एक्सप्लेनेशन रखा गया है क्वेश्चंस का वो बहुत ही शॉर्ट रखा गया है। दो कोशिश पूरी की गई है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन शॉर्ट इसलिए रखा गया क्योंकि हम 50 क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो का जो ड्यूरेशन वो बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ एस्पिरेंट्स का जो फीडबैक हमें मिला वो ये है कि वीडियो को अगर आप 45 मिनट से ज्यादा का रख देते हैं तो वो आपका इंटरनेट जो कोटा है उसको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए ये जो एक्सप्लेनेशन है उसे थोड़ा सा कम इसमें रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मेजरली फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक से लिए गए हैं क्योंकि अगर हम एग्जाम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑफ वेरियस एफएसओ एग्जाम्स, अलग अलग स्टेट के एफएसओ एग्जाम या सेंट्रली कंडक्टेड एग्जाम, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलकर सामने आता है फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करें कि उससे जुड़े जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगे क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में भी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, तो ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिरक्षक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, सॉल्ट नमक, विनेगर सिरका, सोडियम बेंजोएट और शुगर यानी चीनी। तो इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिरक्षक यानी केमिकल प्रिजर्वेटिव है। सॉल्ट, विनेगर, सोडियम बेंजोएट और शुगर। सो यहाँ पे क्लियर आंसर आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो क्लियर आंसर है वो बहुत बहुत ही इजी है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अगर हम सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करते हैं, सोडियम बेंजोएट, तो ये एक प्रकार का केमिकल प्रिजर्वेटिव तो है ही, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ना ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स the growth of inhibits the growth of bacteria, yeast and fungi। ओके, तो बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रोहिबिट करता है। ओके, इन एसिडिक फूड्स, इन एसिडिक फूड्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो एसिडिक फूड्स होते हैं जैसे कि आपके जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस, ठीक है, तो जो भी एसिडिक आपके फूड मटेरियल होते हैं उन सब में जो सोडियम बेंजोएट है उसे ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, पास्चराइजेशन इज मेनली यूज फॉर प्रिजर्विंग विच फूड आइटम। देखिए पास्चराइजेशन हमको पता है क्या है। ठीक है, अगर हम पास्चराइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 4th के बच्चे को भी पास्चराइजेशन अब सिखाया जाने लगा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखिए कि इसे प्राइमरीली किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मिल्क।
ठीक है। अब इसमें होता क्या है इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। सो हम जो मिल्क है उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करते हैं एक फिक्स्ड टाइम के लिए। उससे होता क्या है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग हो जाते हैं आपके मिल्क से, और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी इफेक्ट नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन रिमूव्स वाटर फ्रॉम फूड? इसमें से कौन सी जो मेथड है वो फूड से वाटर कंटेंट यानी पानी हटाने का जो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है उसको हटाने की विधि है? तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, वी हैव फोर ऑप्शंस: सॉल्टिंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग या कैनिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इट विल बी डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। ओके, सो डिहाइड्रेशन क्या करता है? कोई भी जो फूड आर्टिकल है उससे क्या अलग कर देता है? रिमूव्स मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर अगर आप देखें तो मॉइस्चर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी कैन ऑल्सो राइट द वाटर कंटेंट, ठीक है, ऑलराइट। सो जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव करने का काम डिहाइड्रेशन टेक्निक यानी निर्जलीकरण विधि से होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ऑलराइट। अब ऐसा क्यों करते हैं निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन? क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दे नीड मॉइस्चर, दे नीड वाटर, उनको वाटर कंटेंट चाहिए। वाटर कंटेंट क्यों चाहिए? टू ग्रो, ठीक है। तो अगर आप डिहाइड्रेट कर देते हो, आपने देखा होगा अगर आप उसमें से वाटर कंटेंट अलग कर देते हो तो उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत है, वो ही नहीं होगा तो प्रिजर्व रहेगा आपका फूड आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज टू, क्या है खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य? इंप्रूव टेस्ट, रिड्यूस कॉस्ट, प्रिवेंट स्पॉइलेज और एड न्यूट्रिएंट्स। तो तीन ऑप्शन अपने आप में ही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकते। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, एंड आई डोंट नीड यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव? इसमें से कौन सा एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। सो विनेगर, सिट्रिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट और शुगर, इसमें से कौन सा जो है वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं विनेगर की, सिट्रिक एसिड की और शुगर की, देखो कई बार कंफ्यूजन आपको हो सकता है सिट्रिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट में, ठीक है, ऑलराइट। बट सिट्रस फ्रूट्स में मेजरली सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें, द करेक्ट आंसर विल बी सोडियम नाइट्रेट, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग फूड? जो आप फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हैं उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? टू किल द माइक्रोब, टू डीएक्टिवेट एंजाइम्स, टू स्लो डाउन द माइक्रोबियल एक्टिविटी और टू रिमूव मॉइस्चर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो ऑप्शंस हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। तो याद रखिए कि जो फ्रीजिंग है इट स्लोज द माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उसको फ्रीजिंग स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। सो इट डज नॉट kills the microbe, remember that, okay। अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो it does not kill the microbes, ठीक है। फ्रीजिंग से जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म नहीं होते, बट उनकी जो ग्रोथ है, ठीक है, या जो उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, ऑलराइट। याद रखिएगा अगर हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो भी इफेक्ट होती है, बट डीएक्टिवेट नहीं होती है, ओके, स्लो डाउन होती है, डीएक्टिवेट नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैनिंग प्रोसेस? तो इसमें से क्या कैनिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है? क्या ग्लास बॉटल्स यूज किए जाते हैं, मेटल कंटेनर्स, प्लास्टिक रैपर्स और द पेपर बैग्स? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटल कंटेनर्स, ठीक है। जो मेटल कंटेनर्स है उनको कैनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब ये मेटल कंटेनर्स को क्यों किया जाता है? क्योंकि कैनिंग प्रोसेस में मेटल कंडक्टर्स जो होते हैं, कंटेनर्स जो होते हैं, उनको सील किया जाता है, सील्ड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। एक हाई टेम्परेचर में उनको क्या किया जाता है? सील कर दिया जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो अब ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हाई हीट जो है वो क्यों देते हैं सील करने से पहले? तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जितने माइक्रोब्स हैं वो किल डाउन हो जाए। टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द मेटल कंटेनर्स आर सील्ड अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे माइक्रोब्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, और इसके लिए जो कैनिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल भी है एज अ प्रिजर्वेशन टेक्निक, ठीक है। इरेडिएशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, विकीकरण द्वारा खाद्य संरक्षण कैसे किया जाता है? फ्रीजिंग फूड, किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एडिंग फ्लेवर्स और रिड्यूसिंग एसिडिटी। तो देखिए ये तो अलग ही हो गया, एलिमिनेट कर दिया आपने, लेकिन बाकी तीन
ठीक है। तो अगर हम इन तीन पर्टिकुलर ऑप्शंस के बारे में बात करें, सो द करेक्ट आंसर विल बी किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इरेडिएशन की, तो ये क्या यूज इरेडिएशन में क्या करते हैं, हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस का हम यूज करते हैं, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें या पैरासाइट्स या अलग पैथोजन, अलग अलग पैथोजेंस के बारे में बात करते हैं, तो इरेडिएशन की मदद से वी कैन किल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा कि इरेडिएशन में ना चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फूड का जो टेम्परेचर होता है ना, उसको चेंज किए बिना इरेडिएशन से यू कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, विच फूड इज कॉमनली प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग। ठीक है, तो मिल्क तो नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, फिश, मिल्क, बटर और एग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिश। आई होप ये आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन लगा हो। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं। कोस्टल एरियाज में जनरली लोग इसका यूज करते हैं। एडिशन ऑफ सॉल्ट इन पिकल्स हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन बाय, तो अगर आपने अचार में नमक डाला है तो वो किस प्रकार का संरक्षण है, इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इनहैंसिंग द कलर, किलिंग माइक्रोब्स, इंक्रीजिंग द पीएच एंड क्रिएटिंग एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर आपको ये नहीं पता है, तो आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर आप नहीं जानते तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग द एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ, प्लीज ध्यान से समझो कि सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट से इट एक्सट्रैक्ट्स आउट मॉइस्चर। ठीक है, आप समझिए कि सॉल्ट जो है वो क्या एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करता है। यहां ध्यान से समझिएगा। ओके, किस प्रोसेस के थ्रू, वाया द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यहां ध्यान से समझिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और इससे क्या हो जाएगा, एक एसिडिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। विच मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग फूड एट हाई टेम्परेचर एंड सीलिंग। ओके, अब बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया एक क्वेश्चन में, कैनिंग। ठीक है, यहाँ पे हीट करते हैं फूड को हाई टेम्परेचर पे और फिर सील कर दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, द पीएच लेवल एट विच मोस्ट बैक्टीरिया स्टॉप ग्रोइंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया हुआ है इससे कई बार। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिए कि अगर हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें, सो दे कैन नॉट ग्रो बिलो द पीएच ऑफ 4.6। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर हम पीएच लेवल की बात करें एट विच मोस्ट बैक्टीरिया स्टॉप ग्रोइंग, तो याद रखिए इट विल बी 4.6। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एसिडिक फूड मटेरियल की, पिकल्स की या जूसेस की, ठीक है, तो पीएच लेवल जिस पर जो अधिकांश बैक्टीरिया हैं वो अपनी ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, तो इट विल बी 4.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which preservation method is commonly used for fruits like grapes and plums? ठीक है, तो कौन सा प्रिजर्वेशन मेथड फ्रूट्स के लिए प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रेप्स की या प्लम्स की, ठीक है, तो याद रखिए क्या स्मोकिंग किया जाता है, पिकलिंग की जाती है, ड्राइंग या ब्लैंचिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, वो होगा ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग से क्या होता है, आपने रेजिन्स खाई होंगी। ठीक है, रेजिन्स, तो अगर हम बात करते हैं ग्रेप्स की, तो ग्रेप से रेजिन्स बनती हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बात करें, तो जो ड्राइंग प्रोसेस है उससे होता क्या है, हम रेजिन्स एंड प्रून्स बना रहे हैं। ड्राइंग प्रोसेस से क्या होता है, जो मॉइस्चर है वो अलग हो जाता है ना। अगर आपने फॉर इंस्टेंस हम ग्रेप के बारे में बात करते हैं, ग्रेप को आपने ड्राई कर दिया, आप रेजिन्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये जो ड्राइंग प्रोसेस है उसमें होता क्या है, मॉइस्चर जो रहता है फ्रूट का वो चला जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, दैट इज एमएपी। ये प्लीज 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 ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, नाइट्रोजन हमको पता है बहुत पहले से कि चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन होता है, बट ये क्वेश्चन है व्हिच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो ये जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग है ना, इसमें पता है आपको क्या किया जाता है, जो
नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या करती है, इट रिप्लेसेस द ऑक्सीजन, और उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, एंड पूरा का पूरा जो स्पॉइलेज है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, सो द करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रोजन। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one is not a traditional method of food preservation? इनमें से कौन एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं है फूड प्रिजर्वेशन की? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी, क्या होगा, कौन सी प्रोसेस है जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है? इरेडिएशन, बिकॉज इट्स अ मॉडर्न टेक्निक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ब्लांचिंग या फिल्ट्रेशन? तो पता है आपको कि इसको हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। इजी क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पिकलिंग प्रिजर्व्स फूड प्राइमरीली बाय, कौन सी मेथड से जो पिकलिंग है वो फूड को प्रिजर्व करता है? तो याद रखिए कि पिकलिंग में हम क्या कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस वी आर एडिंग विनेगर, ओके, विनेगर इज व्हाट, एसिटिक एसिड। तो आपने अगर एसिटिक एसिड को ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, पीएच को कम कर देगा, ठीक है, और जैसे ही पीएच कम हो जाएगा तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। तो याद रखिए एसिडिक पीएच, अगर हम पिकलिंग के बारे में बात करें, सो इट प्रिजर्व फूड प्राइमरीली बाय मेंटेनिंग द एसिडिक पीएच, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, कौन सा विटामिन जो है वो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है? तो याद रखिए इट इज विटामिन सी। प्लीज 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 ध्यान रखिए कि अगर टू मच हीट कर देंगे आप फूड आर्टिकल को जिसमें विटामिन सी है तो फिर विटामिन सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो विटामिन सी इज मोस्ट सेंसिटिव टू फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कुछ जो विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा आपको खाना बनाते समय पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो विटामिन सी जो है वो आपके कुक करते ही करते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको यूज किया जाता है? तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इट विल बी लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग हेल्प्स प्रिजर्व फूड बाय, तो वैक्यूम पैकेजिंग जो होती है उसमें फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, इस बात को यहाँ पर समझते हैं। तो वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है, एयर जो है वो रिमूव कर दी जाती है, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन, ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे ही ऑक्सीजन जो है उसको रिमूव कर दिया या एयर जो है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाएगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाएगी और उससे जो शेल्फ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इट विल बी रिमूविंग एयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन यूजेस स्मोक टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, इनमें से कौन सा जो मेथड है उसमें स्मोक का यूज करके जो है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है? तो स्मोकिंग, एज द क्वेश्चन सजेस्ट, ठीक है। तो स्मोकिंग में क्या होता है, जो फूड आर्टिकल है उसे स्मोक में एक्सपोज किया जाता है, और स्मोक जो होता है ना उसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं ये फ्लेवर इनहांसर की तरह भी एक्ट करते हैं और एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट डज रेफ्रिजरेशन डू टू बैक्टीरिया इन फूड, क्या करता है बताइए? तो या अभी हमने इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन देखा था कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, तो इट स्लोज डाउन द ग्रोथ। इसलिए देखिए हमको लगता है कि अगर हमने फ्रिज में कोई फूड आर्टिकल रख दिया तो वो खराब नहीं हो रहा है, ठीक है, बट याद रखिए कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, बट उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन मीट प्रिजर्वेशन, तो जो मीट प्रिजर्वेशन होता है उसमें किस केमिकल को यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट, सोडियम नाइट्रेट और विनेगर। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो द करेक्ट आंसर विल बी सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है उसे यूज किया जाता है
मीट प्रिजर्वेशन के लिए दो कारण है, एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है और जो कलर ऑफ मीट रहता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज अ प्रिजर्वेटिव गैस, इसमें से कौन सी एक प्रिजर्वेटिव गैस है? ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि नाइट्रोजन गैस जो है उसको प्रिजर्वेटिव एमएपी में यूज किया जाता है। एक और चीज जो मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूंगी कि एमएपी जो है ना उसमें CO2 को भी इंक्लूड किया जाता है मेजरली। ओके, ऑलराइट। तो अगर हम CO2 के बारे में बात करें तो CO2 को भी ना जो कार्बोनेटेड बीवरेजेस हैं जैसे कोक वगैरह है, ठीक है, आप जो कंज्यूम करते हैं, तो इन पर्टिकुलर जो फूड आर्टिकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक प्रिजर्वेटिव गैस की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो एमएपी में अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड N2 या नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है, बट उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैम इज प्रिजर्व्ड यूजिंग, क्या मेथड यूज करते हैं हम जैम के प्रिजर्वेशन के लिए? बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक। शुगर। ओके, ऑलराइट। तो ये शुगर क्यों और कैसे प्रिजर्वेशन में हेल्प करती है? ठीक है, तो देखो ये जो शुगर है ये वाटर बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करती है। ठीक है, तो क्या करती है, वाटर और शुगर बाइंड हो जाते हैं, तो ओवरऑल जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को आपको यहाँ से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ पार्शियली कुकिंग फूड बिफोर फ्रीजिंग इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम इसे? ब्लैंचिंग, ड्राइंग, फर्मेंटेशन और कैनिंग। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम है ब्लैंचिंग। ठीक है, तो ब्लैंचिंग से होता क्या है, एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इट इनएक्टिवेट्स दी एंजाइम। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये। तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो स्लो होगी, इवेंचुअली माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो भी स्लो होगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी स्लो होगी। तो ब्लांचिंग जो है वो क्या है, पार्शियल कुकिंग की प्रोसेस है बिफोर फ्रीजिंग इट, ये एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड यूजेस लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व फूड? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेफ्रिजरेशन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑलराइट। तो रेफ्रिजरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। द प्रिंसिपल ऑफ फूड डिहाइड्रेशन इज, क्या है फूड डिहाइड्रेशन का प्रिंसिपल? इजी आंसर, रिमूविंग मॉइस्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन पिकलिंग? ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड जो है उसको पिकलिंग में यूज किया जाता है। द की इंग्रेडिएंट एसिटिक एसिड। बस यहाँ पे विनेगर दिया होता तो आपके लिए आसान हो जाता। ठीक है, बट ये नाम याद रखिएगा, विनेगर और एसिटिक एसिड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कॉमनली यूज्ड इन, कहां पर यूज किया जाता है? मिल्क प्रोडक्ट्स में, फ्रूट्स में, ग्रेन्स में या ऑयल्स में? याद रखिएगा, मिल्क में किया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉन थर्मल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? इसमें से कौन एक गैर तापीय खाद्य संरक्षण विधि है? ड्राइंग, फ्रीजिंग, पास्चराइजेशन और ब्लांचिंग। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नॉन थर्मल मेथड जहां पे हीट इन्वॉल्व नहीं है का क्वेश्चन है। ठीक है, सो फ्रीजिंग। ओके, ऑलराइट। सो गैर तापीय या नॉन थर्मल मेथड जो होगी वो होगी फ्रीजिंग। ओके, ऑलराइट। इसमें हीट का यूज नहीं किया जाता, टेम्परेचर को कम किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32। इन फूड प्रिजर्वेशन यूवी रेडिएशन इज यूज्ड टू, यूवी रेडिएशन जो है उसको फूड प्रिजर्वेशन में क्यों यूज किया जाता है? टू इनहेंस द फ्लेवर, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, टू एड कलर और टू कूल डाउन द फूड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, सबसे पुरानी विधि जो है वो क्या है? तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, ड्राइंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ड्राइंग होता तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जब आप ड्राई कर देते तो जो फूड आर्टिकल है वो डिहाइड्रेट ही हो जाता है एक तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डिहाइड्रेशन होगा। वैक्यूम सीलिंग से क्या होता है? वैक्यूम सीलिंग अगर आपने की है तो क्या एंजाइम एक्टिविटी से बचाव होता है या माइक्रोबियल ग्रोथ या न्यूट्रिएंट लॉस या मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करता है वैक्यूम सीलिंग? सो वैक्यूम सीलिंग जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, इसलिए उसे एक फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक की तरह यूज किया जाता है। विच ऑफ दीज फूड इज ऑफन फर्मेंटेड? इनमें से किसको ऑफनली फर्मेंट किया जाता है?
तो याद रखिए कि जो कर्ड है इट इज एक्चुअली अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, शुगर टी ऑयल को नहीं किया जाता। कर्ड जो है वो एक फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सन ड्राइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन, सन ड्राइंग जो है वो किसमें किन एरियाज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? ह्यूमिड एरिया, कोस्टल, ड्राई क्लाइमेट और कोल्ड एरिया। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और इजी सा आंसर, ड्राई क्लाइमेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर्स प्रिजर्व फूड बाय, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं? इंक्रीजिंग द पीएच, फ्रीजिंग वाटर, लोअरिंग टेम्परेचर और हीटिंग फूड। सो या हीटिंग फूड तो अपने आप एलिमिनेटेड है, लोअरिंग द टेम्परेचर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कम टेम्परेचर में माइक्रोबियल ग्रोथ और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जो ओवरऑल माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है रेफ्रिजरेशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 38। विच केमिकल इज यूज्ड इन ब्रेड प्रिजर्वेशन, ब्रेड प्रिजर्वेशन में कौन सा जो केमिकल है उसे यूज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉर्बिक एसिड, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम सॉर्बिक एसिड के बारे में बात करें तो ये मोल्ड एंड ईस्ट जो होते हैं ना, मोल्ड और ईस्ट से प्रिवेंशन के लिए सॉर्बिक एसिड का प्रिंसिपली यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो बेक्ड गुड आर्टिकल्स है उनकी फ्रेशनेस को भी एक्सटेंड करता है, प्रिवेंट भी करता है सॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क, जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? तो इट इज 3 to 5 days। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी गया है। स्मोकिंग एड्स व्हाट टू फूड, क्या क्या ऐड कर देता है? देखिए मॉइस्चर तो नहीं कर सकता, कलर भी नहीं करता, फ्लेवर, बैक्टीरिया तो नहीं ही कर सकता, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्लेवर, ओके। आगे बढ़ते हैं। विच एंजाइम एक्शन कॉजेज ब्राउनिंग इन फ्रूट्स, ठीक है, इनमें से कौन से एंजाइम के एक्शन के कारण जो फ्रूट्स हैं वो ब्राउन होने लगते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, इसको प्लीज नोट कर दीजिए, ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे आपने आपने देखा होगा कि एप्पल्स को अगर आपने कट करके छोड़ दिया, बनानास को, ठीक है, तो वो ब्राउन हो जाते हैं, उसका कारण है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, उसकी एक्टिविटी के कारण जो है ब्राउनिंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Just a second. Question number 42. Which is a common microbial spoil? Which is a common microbial spoilage in canned food? Canned food में सबसे ज्यादा क्या होता है? Botulism, typhoid, cholera, meningitis, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, so the correct answer विल बी बॉट्यूलिज्म, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बॉट्यूलिज्म के बारे में बात करते हैं तो बॉट्यूलिज्म क्या है? बॉट्यूलिज्म एक इलनेस है, ठीक है। बॉट्यूलिज्म जो है वो एक इलनेस है। जस्ट अ सेकेंड। या सो बॉट्यूलिज्म जो है वो क्या है? वो एक इलनेस है, ठीक है। एक फूड बॉर्न इलनेस आप कह सकते हैं, ठीक है, फूड बॉर्न इलनेस है। जो किसकी इलनेस है? जो फूड बॉर्न इलनेस है जो किसकी वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम की वजह से होता है, ठीक है, ऑलराइट। और ये जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम है वो ग्रो किस में करता है? इम्प्रॉपरली पैक्ड फूड, इम्प्रॉपरली कैंड फूड में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर नाम भी मैं लिख देती हूँ, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, ठीक है, ऑलराइट। तो इस पर्टिकुलर पैथोजन के कारण, ठीक है, बॉट्यूलिज्म होता है, ओके। और ये पैथोजन कहां पर होता है? इम्प्रॉपर कैंड, इम्प्रॉपरली कैंड फूड। तो जो इम्प्रॉपरली कैंड फूड होता है ना उसमें होता है ये पर्टिकुलर पैथोजन जिसकी वजह से बॉट्यूलिज्म होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। कॉमन टेम्परेचर रेंज फॉर कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की जो कॉमन स्टोरेज रेंज है वो कितनी है? ठीक है, तो आइडियल जो टेम्परेचर है टू स्लो डाउन इट इज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। और अलग अलग कोल्ड स्टोरेज की जो रेंज है वो अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पे जनरल कॉमन रेंज पूछिए, दैट इज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव? इनहैंस कलर, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इंप्रूव फ्लेवर और एड न्यूट्रिएंट। तो बहुत बेसिक इजी से आंसर्स, और द करेक्ट आंसर विल बी प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। पिकल्स आर जनरली स्टोर्ड इन प्लास्टिक जार्स, ग्लास जार्स, पेपर बैग्स और मेटल कैंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ग्लास जार होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लास थोड़ा कम रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आप कह सकते हो, ठीक है, ऑलराइट।
क्योंकि अगर हम पिकल्स को मेटल कैंस में रखते हैं तो डेफिनेटली वो रिएक्टिव होता है, ठीक है, बट ग्लास जो है वो अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव होता है। नाउ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम ग्रोज इन, कहाँ पर ग्रो करता है? एरोबिक, एनारोबिक, एसिडिक फूड और कोल्ड फूड। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करता है ना, ऑक्सीजन फ्री, इसलिए अगर कैनिंग जो होती है वो इम्प्रॉपर रहेगी तो ये जो पर्टिकुलर पैथोजन है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच फूड प्रिजर्वेशन मेथड इज फास्टेस्ट? इसमें से कौन सी फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो है वो फास्टेस्ट है? तो याद रखिएगा इरेडिएशन, जहां पे हम आयोनाइज्ड रेडिएशंस का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या है भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? व्हाट इज इट? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसके बाद आइस बन जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 49। विच एडिटिव प्रिवेंट्स फंगल ग्रोथ? अभी हमने बात की थी ईस्ट और मोल्ड्स के लिए सॉर्बिक एसिड का यूज किया जाता है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये ईस्ट और मोल्ड्स के लिए इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। विच प्रिजर्वेटिव इज यूज इन फ्रूट जूसेस? फ्रूट जूसेस में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। हो सकता है आपको लगा हो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है, डेफिनेटली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के कि प्रिजर्वेटिव्स और प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स जो है फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है उनको हम यूज करते आ रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा हम इन्हें बहुत लोअर ग्रेड से पढ़ते और समझते और सीखते भी चले आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस आपके लिए इजी होने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो इजी होंगे बट कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। अगले वीडियो में इस पर्टिकुलर सीरीज के हम मिलेंगे वापस से कुछ नए क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोपीसीएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।